जीवन की इकाई निर्माण यानी जीवन की निर्माण इकाई। आज हम अध्ययन करेंगे कोशिका जीवन की निर्माण इकाई, अध्याय 2। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन किससे बना है, कैसे बना है, इसके बारे में इस अध्याय में बताया जाएगा। तो हम इस अध्याय को पढ़ेंगे। ये है क्लास 9th का एनसीईआरटी की बुक। तो वैज्ञानिक समुदायों में व्यापक रूप से यह स्वीकृति है कि जीवन की उत्पत्ति जल में हुई थी। जो वैज्ञानिक हैं उनका मानना है कि जीवन की उत्पत्ति यानी जीवन की शुरुआत जल में हुई थी, परंतु कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि जीवन की उत्पत्ति महासागरों की अपेक्षा परिवर्तित होती कुछ पर्यावरणीय परिस्थितियों वाले छोटे छोटे जल कुंडों में हुई होगी। पर्यावरण के ऐसे उदाहरण स्रोत हैं जैसे लद्दाख यानी कि भारत में लद्दाख की पूगा घाटी के उष्ण स्रोत, ठंडी जलवायु में भी अत्यधिक उच्च तापमान यानी लगभग जल के क्वथनांक के बराबर उच्च तापमान बनाए रखते हैं। ऐसी पर्यावरणीय परिस्थितियां लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व आदिकालीन यानी पृथ्वी जो हमारी 3.5 अरब वर्ष पूर्व आदिकालीन पृथ्वी की स्थितियों के समान प्रतीत होती है। इन उष्ण स्रोत में रहने वाले जीव अधिकांशतः उष्मा स्नेही मतलब जो लोग हीट लवर होते हैं यानी उष्मा से प्रेम करने वाले उष्मा स्नेही जीवाणु होते हैं, जिन्हें ताप रागी जीवाणु या थर्मोफाइल्स कहा जाता है, जो एक कोशिकीय होते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि उष्मा तापी किन्हें कहते हैं। हम लोग बोल सकते हैं उष्मा स्नेही जीवाणु, जिन्हें उष्मा तापी कहा जाता है। जो भी उष्मा को पसंद करते हैं उन्हें उष्मा तापी जीवाणु कहा जाता है। अब लखनऊ स्थित बीरबल साहनी पूरा विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने यानी कि लखनऊ स्थित बीरबल साहनी पूरा विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने उष्ण स्रोत का अध्ययन किया और यह पाया कि इन उष्ण स्रोतों के चारों ओर क्या मिला? कैल्शियम कार्बोनेट। उष्ण स्रोतों के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट तीव्र गति से निर्मित हुआ। कैल्शियम कार्बोनेट के ये निक्षेप प्रारंभिक कार्बनिक अणुओं को हानिकारक विकिरण जो विकिरण है उससे और चरम स्थितियों से बचाते रहे होंगे। ऐसा इन लोगों का मानना है कि जो भी कैल्शियम कार्बोनेट है वो विकिरण और चरम स्थितियों से इनको बचाते रहे होंगे। संभवतः इन्होंने पहली सुरक्षात्मक झिल्ली बनाने में सहायता मिली होगी। यानी संभवतः इन्होंने अपनी यानी कि पहली सुरक्षात्मक झिल्ली बनाने में सहायता की होगी। यानी सहायता कौन किया? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कोशिका की सीमा निर्धारित करती है। सभी सजीव कोशिका में बने होते हैं। सभी सजीव कोशिका से बने होते हैं। कोशिका जीवन के अस्तित्व के मूल स्तर का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे जीवाणु या ईस्ट, कुछ जीवाणु या ईस्ट जैसे कुछ जीव केवल एक कोशिका के बने होते हैं, उन्हें हम लोग एक कोशिकीय कहेंगे। जबकि अन्य जीव जैसे मछली, पादप यानी पौधे, मनुष्य लाखों कोशिकाओं के बने होते हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय कहेंगे। जो मिलकर कार्य करती हैं, एक जैसे कार्य करने वाले समान कोशिकाओं का समूह ऊतक बनता है। यानी कि एक जैसा कार्य करने वाली समान कोशिकाओं का समूह ऊतक बनाता है। ऊतक अर्थात टिश्यू बनाता है।
अब विभिन्न ऊतक मिलकर एक अंग बनाते हैं तथा अनेक अंग मिलकर कार्य करते हैं और अंग तंत्र बनाते हैं। ये बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यानी एक जैसा कार्य करने वाली समान कोशिकाओं का समूह ऊतक बनाता है और विभिन्न ऊतक मिलकर एक अंग बनाते हैं तथा अनेक अंग मिलकर कार्य करते हैं और अंग तंत्र बनाते हैं। उदाहरण के लिए नासारंध्र, नासा गुहा, श्वास नली और फेफड़े मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। यद्यपि कोशिकाएं ऊतकों, अंगों और अंग तंत्रों में संगठित होती हैं, यानी हमारी जो कोशिकाएं हैं वो ऊतकों, अंगों, अंग तंत्रों में संगठित होती हैं, तब भी कोशिका सभी जीवों में संरचना और कार्य की मूलभूत इकाई बनी रहती है। यानी तब भी कोशिका सभी सजीवों में संरचना और कार्य की मूलभूत इकाई बनी रहती है। अतः ऐसे में एक आश्चर्य होना स्वाभाविक है कि क्या ये सूक्ष्म कोशिकाएं किस प्रकार कार्य करती हैं। कोशिका के विभिन्न घटक क्या हैं? हमारे शरीर की कोशिकाओं के मध्य संचार किस प्रकार होता है? क्या कोशिकाएं सदैव जीवित रहती हैं अथवा वे मृत हो जाती हैं? इस अध्याय में हम कोशिका के रोमांचक संसार के बारे में प्रवेश करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे या खोजेंगे या अन्वेषण करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले शुरू करते हैं। यहाँ पे कोशिका का अध्ययन कैसे करें। मानव नेत्र द्वारा दो अति निकट वस्तुओं को अलग अलग और विशिष्ट रूप से देखने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? कागज पर बनाए गए दो छोटे बिंदु की कल्पना कीजिए। जैसे जैसे ये बिंदु हमारी आंखों के निकट आते हैं, तब एक स्थिति ऐसी आती है जहां वे अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। लगभग 25 सेंटीमीटर से देखने से, यानी कि लगभग 25 सेंटीमीटर से देखने पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगभग 0.1 mm होती है। तो वे दोनों अलग अलग बिंदुओं के रूप में देखे जा सकते हैं, अन्यथा इससे कम दूरी में वे एक ही बिंदु के रूप में प्रतीत होते हैं। इसे मानव नेत्र की विभेदन सीमा कहा जाता है, जो 0.1 mm है। सामान्यतः कोशिका इतनी छोटी है कि उसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। यानी कुछ कोशिकाएं इतनी छोटी हैं कि उन्हें आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि कोशिका जीव विज्ञान ने मानव नेत्र की विभेदन सीमा से बहुत छोटी कोशिका की यानी कि संरचना और कार्य का अध्ययन किस प्रकार किया होगा। अब हम सोच सकते हैं कि जो चीज हमें अपने आंखों से नहीं दिखाई दे रही है, उसकी संरचना या उसके कार्य करने की कैसे वो काम करता है, इसके बारे में अध्ययन किस प्रकार किया गया होगा। तो आपने उत्तल लेंस के विषय में पढ़ा है, ठीक है, कक्षा 8 जिज्ञासा अध्याय 10। किसी वस्तु का आवर्धन करने के लिए एक उत्तल लेंस या लेंसों का संयोजन अथवा एक अदृश्य लेंस और एक नेत्रिका का उपयोग किया जाता है, जिससे वस्तु का आकार बड़ा दिखाई देता है। तो रॉबर्ट हुक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ष 1665 में एक स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी लगभग 200 से 300 गुना आवर्धन क्षमता वाला
का उपयोग करके कोशिका का अवलोकन किया। कार्क में एक पतले यानी कार्क के एक पतले टुकड़े की जांच करते समय उन्होंने बक्से जैसा छोटे कोष्ठ देखे और उन्हें सेल कहा। उन्होंने यानी कि रॉबर्ट हुक ने जब 1665 में खुद की बनाई हुई 200 से 300 गुना आवर्धन क्षमता वाली लेंस से देखते हैं, किसको देखते हैं, कार्क के एक पतले टुकड़े की जांच करते हैं, तो उस समय उसमें उन्हें छोटे छोटे पोस्ट या बक्से या फिर कमरे जैसे जो चीज दिखाई देती है, उन्हें उनका नाम वो सेल यानी कोशिका दिया उन्होंने। विद्यालय की प्रयोगशाला में प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का उपयोग वस्तुओं के अवलोकन के लिए किया जाता है। ये रहा आपका सूक्ष्मदर्शी के विभिन्न अदृश्य लेंसों जैसे कि 10x 40x से दृश्य प्रकार में यानी देखने के प्रकार में बेहतर आवर्धन और विभेदन प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अपने विद्यालय की प्रयोगशाला में सूक्ष्मदर्शी, जैसा कि आप चित्र 2.2 में देख सकते हैं, विभिन्न भागों का अवलोकन कीजिए और विभिन्न वस्तुओं की सूक्ष्म संरचनाओं का अवलोकन करने के लिए इसका उपयोग कीजिए। सूक्ष्मदर्शी से देखने के पश्चात आपको वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब दिखेगा। क्या अब आप उससे के वास्तविक आकार का अनुमान लगा सकते हैं?